आप बहुत बार सुनते होंगे कि अगर आपको सोरायसिस हो गया तो वो कभी भी ट्रीट नहीं हो पाएगा। आपने कई जगह सुना भी होगा कि आपको इसी लाइफस्टाइल में ही जीना पड़ेगा या आपको सोरायसिस के साथ ही जीना पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि सोरायसिस क्या ट्रीटेबल है या सिर्फ मैनेजेबल है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनप्रीत सिंह। आज हम बात करेंगे सोरायसिस के लिए आपको क्या डाइट या लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए जिससे आपकी सोरायसिस जो परमानेंटली क्योर हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सोरायसिस के बारे में। बेसिकली अगर मॉडर्न मेडिसिन के बारे में देखा जाए तो वो सोरायसिस को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मानता है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी या आपका इम्यून सिस्टम आपके अगेंस्ट आके वर्क कर रहा है, जो आपके स्किन के सेल्स को है बहुत जल्दी रेप्लिकेट करा रहा है। अब अगर आयुर्वेद में देखा जाए तो आयुर्वेद इसको किटिव कुष्ठ मानता है, जो कि एक कुष्ठ रोग के अंदर आता है। किसी भी बीमारी में अगर स्किन डैमेज होते हैं तो आयुर्वेद उसको कुष्ठ रोग के अंडर रखता है, और वहीं पे जो उसकी सिम्टम्स हैं सोरायसिस के वो आयुर्वेद में वर्णित किटिव कुष्ठ से मिलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हमारे जो तीनों दोष हैं, वात, पित्त और कफ, स्पेशली वात और कफ बहुत ज़्यादा इंबैलेंस होने की वजह से हमें सोरायसिस के सिम्टम देखने के लिए मिलते हैं। तो अब आप अपने डेली के रूटीन को किस तरीके से सेटल करें जिससे आपका बॉडी, माइंड और आपका जो स्किन की कंडीशंस हैं वो बैलेंस हो पाए, ताकि हम आपकी सोरायसिस के ऊपर या आप अपनी सोरायसिस के ऊपर रूट कोज के ऊपर किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है कि आयुर्वेद बोलता है कि जब आपने किसी बीमारी को ठीक करना है तो सबसे पहले आप उसके कारण को दूर करिए, तो उसे हम निदान बोलते हैं आयुर्वेद में। तो अगर हम किटिव कुष्ठ यानी कि हम सोरायसिस के रिगार्डिंग बात करें तो पहले आपको उसके कारण को दूर करना पड़ेगा। जैसे कारण क्या होते हैं, अगर आप अपना रूटीन में कुछ इस तरीके का फूड कंज्यूम कर रहे हैं जो ऑयली है, जो स्पाइसी है, जो फास्ट फूड है, या कर्ड हो गया या पनीर हो गया या मिल्क से बने हुए और प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर कोई प्रिजर्वेटिव फूड आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करें, जैसे आजकल हम यूज़ करते हैं सैंडविच के नाम पे ब्रेड टोस्ट बना, तो वो भी एक प्रिजर्वेटिव फूड है जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे हमारे स्किन के जो फ्लेयर अप्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर आप एक बैलेंस डेली रूटीन जीते हैं तो आपके जो तीनों दोष हैं, वात, पित्त और कफ, जो सोरायसिस में बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाते हैं या इम्बैलेंस हो जाते हैं, वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, एक नॉर्मल अवस्था पे आना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए हम एक दिनचर्या फॉलो कर सकते हैं। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठिए। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो उसके बाद आपके पास काफ़ी प्लेंटी ऑफ टाइम रहता है जिससे आप अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं। जैसे आप सुबह उठे तो पहले आप उठने के बाद आप हल्का सा गुनगुना पानी पीजिए। उसके बाद आप नेचुरल कोल जैसे स्टूल पास ऑन करिए। फिर आप पूरी बॉडी पे कोई भी ऑयल, या फिर जहाँ पे आपको सोरायसिस की पैचेस हैं वहाँ पे आप कोकोनट ऑयल या फिर घर पे कोई भी अवेलेबल ऑयल है वो अप्लाई करिए पूरी बॉडी पे। जब आपने ऑयल अप्लाई कर लिया उसके बाद आप 15 मिनट या 20 मिनट का आप योगा ऐड ऑन करिए। आप योगा में सूर्य नमस्कार ऐड ऑन कर सकते हैं, कोई भी इंटेंस योगा जैसे आप कोई भी आसन्स वगैरह ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके अंदर प्राणायाम ऐड ऑन करिए। 15 से 20 मिनट में आप एक होल पैकेज बनाइए जिसमें आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, आप कुछ आसन कर सकते हैं, 5 से 7 मिनट लास्ट में प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम करिए, कपाल भाती कर सकते हैं और आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। उसके बाद आप जब नहाने जाएँ तो आप कोशिश करें कि ना तो ज़्यादा ठंडे पानी से नहाएं, ना बिल्कुल ज़्यादा गर्म पानी से नहाएं। एक मॉडरेट लेवल रूम टेम्परेचर के वाटर से आप नहाएं, क्योंकि जब आप ज़्यादा ठंडे पानी या ज़्यादा गर्म पानी से नहाएंगे तो आपके जो फ्लेयर अप्स हैं बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और साथ के साथ जो आप साबुन यूज़ करते हैं वो हमेशा माइल्ड सोप्स यूज़ करनी चाहिए। अगर आप हार्ड साबुन यूज़ करेंगे उससे आपके जो नेचुरल जो ऑयल है स्किन के ऊपर का वो भी निकल जाता है, जिससे आपकी ड्राइनेस बढ़ जाती है, और ड्राइनेस बढ़ने की वजह से आपके फ्लेयर अप्स भी बढ़ सकते हैं। अब नहाने के बाद आपने टॉवल से सिर्फ पूरी बॉडी को टैप करना है, उसको रब नहीं करना। नहाने से नियर अबाउट 15 से 20 मिनट बाद आप ब्रेकफास्ट करिए। ब्रेकफास्ट में आप फ्रेशली कुक्ड फूड यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप दही या फिर पराठा, जो हमारा आयुर्वेद में बताया गया अपथ्य आहार, वो आप विरुद्ध आहार जिसे बोलते हैं आयुर्वेद में, वो आप अवॉइड करिए। विरुद्ध आहार का मतलब है कि आप चाय ना लें आप पराठे के साथ, आप दही का सेवन कम से कम करें, पनीर का सेवन कम से कम करें, और ऑयली स्पाइसी फ्राइड फूड को आप अवॉइड कर सकते हैं, स्पेशली ब्रेकफास्ट के टाइम। अब ब्रेकफास्ट के बाद आपने जो लंच है वो 5 से 6 घंटे बाद आपने लंच लेना है। मतलब आपके ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में नियर अबाउट 5 से 6 घंटे का टाइम आ जाए, जिसमें आपका जो लास्ट आपने जो ब्रेकफास्ट किया है वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो चुका हो और आपका जो स्टमक है वो नेक्स्ट मील के लिए प्रिपेयर हो जाए। कभी भी इस तरीके से नहीं करना कि अभी आपने लंच किया, अभी आपने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के इंस्टेंटली बाद आपने लंच कर लिया, या 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद आपने कुछ खा लिया। अगर आपने स्नैकिंग भी करनी है तो भी आपने 2 मील्स के बीच में स्नैकिंग और नेक्स्ट मील के बीच में लगभग 2 घंटे का गैप देना है। तो अब लंच में आप कोई भी फ्रेशली कुक फूड यूज़ कर सकते हैं। वो तो मैंडेटरी आपके लिए रहेगा कि आपने कोई भी बाहर का फूड जिसमें प्रिजर्वेटिव डले हैं वो बिल्कुल ही अवॉइड करना है, अगर आपने सोरायसिस को बिल्कुल क्योर करना है। और जब आप डिनर करें तो कोशिश करें आपका जो डिनर है वो सूर्यास्त से पहले यानी 6 से 7 के बीच में हो जाए, और आपके डिनर और लंच के बीच का जो टाइमिंग था वो 6 घंटे का गैप में रहे।
जो बीच का जो टाइम बचता है 4 से 5 का, उस टाइम आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, कोई फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हैं, या कोई भी आप सलाद इंटेक कर सकते हैं। एक चीज़ आपने याद रखनी है, कभी भी फूड के साथ सलाद को इंटेक नहीं करना। अगर आपको सोराइसिस है स्पेशली, तब आपको फूड और सलाद को आपस में एक साथ कंज्यूम नहीं करना। अगर आप सलाद ले रहे हैं तो आप मील को स्किप कर दीजिए, अगर आप मील ले रहे हैं तो आप सलाद स्किप कर दीजिए, और कोशिश करें कि रात के खाने में डिनर के साथ आप कभी भी सलाद ना लें। तो ये पूरे दिन का रूटीन है जो मैंने आपको बताया, आप इसे फॉलो करिए। इससे आपको काफ़ी हद तक जो टॉक्सिन्स हैं आपकी बॉडी में वो रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे, और आपके जो दोष हैं वात, पित्त और कफ वो बैलेंस होंगे। आप खुद नोटिस करेंगे आपकी जो नींद है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं कि क्या चीज़ें आपको परमानेंटली अवॉइड करनी चाहिए जिससे आपकी सोराइसिस जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। परमानेंटली अवॉइड करने में आप नॉनवेज अगर आप लेते हैं वो अवॉइड करिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, सोराइसिस के साथ कॉन्स्टिपेशन है, तो आप बनाना अवॉइड करिए। और किसी भी तरीके का प्रोसेस फूड, यानी कि या तो आप लेज, चिप्स या कुरकुरा या कोल्ड ड्रिंक्स जैसे जो फूड्स हैं उन्हें आप अवॉइड करिए। और कोई भी ऐसा फूड कंज्यूम नहीं करना जो पैक्ड फूड में आपके पास आ गया या प्रोसेसिंग फूड में आपके पास आ गया। इतना रूटीन जो मैंने अभी आपको बताया, आप इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए, और मुझे यकीन है कि इतना आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको विद इन 15 डेज आपके फ्लेयर अप्स में, अपनी सोराइसिस की कंडीशन में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी। इवन अगर मेडिसिन के साथ आप पूरा डाइट चार्ट या पूरा जो रूटीन है मैंने बताया उसे फॉलो करेंगे तो आपकी सोराइसिस हो सकता है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाए, और आपके जो फ्लेयर अप्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाए। अगर इस पूरे रूटीन को मैं आपको एक कोट में बताऊं जो चरक संहिता में वर्णित है, सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया, अगर आप इसे फॉलो करते हैं पूरे रूटीन को, तो आपके दोष जो हैं, जो इम्बैलेंस हुए थे, जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि वात, पित्त और कफ 3 दोष होते हैं, जब वो इम्बैलेंस होंगे तो आपको सोराइसिस हो जाती है। वो बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। आपकी अग्नि यानी आपकी डाइजेशन फायर जो है वो बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। जब वो बैलेंस हो जाएगी, जो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। टॉक्सिन्स की मात्रा बननी, इवन टॉक्सिन्स बनने भी बंद हो जाते हैं। और सम धातु और सम मल क्रिया, मतलब आपके धातु हैं और आपके मल मूत्र हैं वो भी बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। तो इसे ही आयुर्वेद में स्वास्थ्य की परिभाषा बताई गई है। आप इस पूरे रूटीन को फॉलो करिए। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है या अगर आप कहीं पे स्टक हो रहे हैं, आप रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।